हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आगे देखते हैं चैप्टर को जहाँ तक हमने छोड़ दिया था। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस जो है वो किस तरीके से होता है और उसके अंदर हम जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो बचा हुआ है और उसको कंटिन्यू करते हुए जो अपने पास सुपरपोजिशन का सेकंड एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि वो बचा हुआ पार्ट है कौन सा पार्ट है, जरा गेस करो आप लोग। हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, वो तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। इंटरफेरेंस की जो बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी पढ़ ली थी। अब एक ऐसा एप्रेटिस होता है जिसका यूज किया जाता है इंटरफेरेंस को देखने के लिए कि इंटरफेरेंस होता कैसे है। उसके लिए एक एपरेटिस होता है जिसे हम बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब जो है वो एक्चुअल के अंदर कोई बड़ा एपरेटिस नहीं होता, केवल दो छोटी छोटी ट्यूब होती है। एक ट्यूब फिक्स होती है और दूसरी ट्यूब जो है वो उसके ऊपर खिसक सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक यू ट्यूब है आपके पास और दूसरी कोई यू ट्यूब है, दोनों को मिला दिया तो एक क्विंक्स ट्यूब बन गई। अब ये वाली जो ट्यूब है वो इसके ऊपर या इसके अंदर जो है वो फिसल सकती है, यानी आप इधर वाली जो ये ट्यूब है इसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये एपरेटस होता है, चलो डायग्राम से देखते हैं और इसका क्या यूज होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो हम हेडिंग लगाते हैं क्विंक्स ट्यूब। होती ट्यूब ही है, बस नाम दे दिया क्विंक्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब होती क्या है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि आपके पास कोई भी दो यू ट्यूब होती हैं, यू शेप की ट्यूब होती है। हमने बना लिया ये आपके पास कोई एक ट्यूब हम देख रहे हैं। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे नहीं है कि मेरी तरह यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। यहाँ पर एक होल बना हुआ होता है और यहाँ पर भी एक होल बना हुआ। अब ये जो इतनी आपके पास ट्यूब है इसको एक नाम दे दिया उसने एक कि ये ए यूट्यूब है। अब एक सेकेंड यूट्यूब और इसके साथ अटैच होती है। वो सेकेंड यूट्यूब जो है वो इस तरीके की होती है कि वो इसके अंदर और बाहर यानी लेंथ जो उसकी है वो एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एक दूसरी कोई यूट्यूब है जिसकी हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपके पास है सेकेंड ट्यूब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये आपके पास है यूट्यूब है दूसरी और इसकी जो लेंथ है, इसका जो नाम दिया है हमने वो बी, इसको नाम दे दिया। अब ये जो आपके पास बी वाली जो यूट्यूब है ये क्या हो सकती है, ये इसके अंदर या इससे थोड़ा बाहर एडजस्ट हो सकती है, यानी इसकी जो ये वाली लेंथ है इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ट्यूब है जो फिक्स है। यहाँ पर जो है ऊपर वाला हिस्सा इसको हम बोल सकते हैं P और इसको बोल सकते हैं Q। P जो है वो P के ऊपर ये जो यहाँ पर मुंह इसका खुला हुआ है यहाँ पर हम कोई साउंड सोर्स रख रहे हैं,
कोई साउंड सोर्स रखते हैं। क्यू वाला जो है यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टर, यानी जो डिटेक्ट करता है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, तो यहाँ पर डिटेक्टर। अब इस वाली के अंदर अगर हम इनिशियल लेंथ जो एज्यूम करें, तो मैं बोलता हूं कि ये वाली जो है आपके पास ए वाली ट्यूब है, इसकी ये जो लेंथ है, ध्यान रखना हम ये इस वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये जो इसकी लेंथ है इसे हम बोल लेते हैं L1। यहां से लेकर यहां तक की जो ये लेंथ है वो है आपके पास L1। और जो B आपके पास है, B वाली जो YouTube है, इसकी लेंथ हम लोग ले रहे हैं L2। इसकी लेंथ हमने ले ली L2। अब इनिशियली हम बात करें कि जब यहाँ पर कोई साउंड सोर्स किसी फ्रीक्वेंसी का है, उससे साउंड वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो साउंड वेव जो है वो साउंड वेव यहाँ से एंटर करेगी। वो साउंड वेव यहाँ से एंटर करने के बाद में अब देखो दो पाथ हो गए, यहाँ पर दो पाथ हो गए, तो ये साउंड वेव जो है वो दो पार्ट के अंदर बट जाएगी। उसमें से एक पार्ट जो है, एक वेव का जो पार्ट है वो तो इस तरफ मूव करेगा, और जो दूसरी वेव का पार्ट है वो इस तरह से इधर मूव करेगा। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर हुआ क्या, पहले साउंड सोर्स से एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी, वो साउंड वेव जो है वो दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग हो गई, बट गई दो पार्ट्स के अंदर। तो ये वाली जो वेव है वो इधर से L1 पाथ के अकॉर्डिंग घूमते हुए आएगी, यहाँ पर L1 पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी, ठीक है। दूसरी वाली जो वेव है वो इधर से घूमते हुए ये वाला जो पाथ है L2 पाथ, इससे गुजरते हुए इधर आएगी, ठीक है। अब जब ये दोनों यहाँ पर आकर मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी होगी, उसकी डिसाइड कौन कर लेगा, डिटेक्टर डिसाइड कर लेगा। यानी यहां से जो ये वेव मिलेंगी, इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस के बाद में रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस होगी, और उस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हमने यहाँ पर डिटेक्टर रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इनिशियली जो है वो जब साउंड सोर्स से यहाँ से कोई वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, तो डिटेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है, डिटेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, मैं लिखूंगा मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर है यहाँ पर इस वेव की, तो वो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कौन सा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है n लैम्डा, और जहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 हैंड्स ऑन कहीं तक भी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये वाली जो वेव, फर्स्ट वेव मैं इसे बोल देता हूं, और इसे बोल देता हूं सेकंड वेव। फर्स्ट वेव जो आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो कितना पाथ कवर करके आ रही है, वो L1 पाथ कवर करके आ रही है। सेकेंड वाली वेव जो है वो कितना पाथ कवर करके आ रही है, L2 पाथ कवर करके आ रही है। तो जो इन दोनों का पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो अगर n लैम्डा के इक्वल नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हमें तो ये देखना है कि जब यहाँ पर ये वेव आ रही है इनिशियल कंडीशन में, जब L1 एंड L2 है, तो इनिशियल कंडीशन में डिटेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दे रहा है, तो जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के। n की मैं शुरुआत की कंडीशन ले लेता हूँ, इनिशियल कंडीशन, यानी n इज इक्वल टू 1। तो डेल x जो है
वो किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा के। अब डेल एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, डेल एल है पाथ डिफरेंस। तो सेकंड वाली वेव L2 पाथ कवर करके आ रही है, फर्स्ट वाली वेव L1 पाथ कवर करके आ रही है। तो पाथ डिफरेंस जो डेल x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L2 माइनस L1 का। L2 माइनस L1 क्यों किया, L1 माइनस L2 क्यों नहीं किया, क्योंकि L2 जो है वो एडजस्टेबल लेंथ है, इसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर L2 काम में लिया है। तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए लेमडा की, या फिर चलो हम बेसिक ही ले लें, यहाँ पर ये इक्वल होना चाहिए एन लेमडा की। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं कि इस बी वाली जो यूट्यूब है इसको थोड़ा सा आगे की ओर खिसका देते हैं। कितना आगे की ओर खिसका देते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसको हमने आगे की ओर खिसका दिया, और अब जो इसकी लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो गई। हमने इस YouTube को आगे की ओर खिसका दिया जिससे इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। लेंथ इंक्रीज होकर कितनी हो गई, तो पहले L2 थी, अब हम ले लेते हैं L2 डैश, और इसको कितना खिसका दिया इधर, तो मैं बोलूंगा कि इसको हमने x डिस्टेंस तक खिसका दिया इस YouTube को। तो जो L2 डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि जब हम इस YouTube को पकड़कर इधर की ओर खींचेंगे, x डिस्टेंस से खींचेंगे, तो इसका जो टोटल पाथ है वो कितना चेंज हो जाएगा, तो L2 डैश कितना हो जाएगा इस YouTube को इधर खींचने पर। देखो जितना ये यहाँ पर गैप, जितना ये बाहर आया है यहाँ पर x डिस्टेंस से, उतना ही गैप यहाँ पर भी बनेगा और उतना ही गैप है यहाँ पर भी बनेगा। तो जो टोटल लेंथ है L2 डैश की, वो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मैं लिखता हूं आफ्टर पुलिंग द बी ट्यूब थ्रू लेंथ x। जब मैं इस बी ट्यूब को x लेंथ से खींचता हूं तो L2 डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, L2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, L2 तो इनिशियल था, अब मैंने x डिस्टेंस खींची है तो x डिस्टेंस ही यहाँ पर इंक्रीज होगी और x डिस्टेंस ही यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो टोटल कितनी इंक्रीमेंट हो गया 2x। तो L2 डैश इज इक्वल टू आ गया L2 प्लस 2x। अब हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट के अंदर हमने देखा इनिशियल कंडीशन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी, किस कंडीशन में आएगी, तो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, तो एन लेमडा तो हमने यूज कर लिया, एन लेमडा के बाद वाला पॉइंट क्या होगा, जैसे 1 2 3 है एन की वैल्यू, तो एन लेमडा के बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम होगा, हम वो बोलेंगे एन प्लस 1 लेमडा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डेल एक्स की वैल्यू हम देखें तो डेल एक्स की वैल्यू अब कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास L2 डैश, सेकेंड वाली ये जो बी वाली यूट्यूब है इसकी लेंथ माइनस में L1 जो फर्स्ट वाली वेव के लिए जो लेंथ थी, जो पाथ था वो, तो L2 डैश माइनस L1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n प्लस 1 लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। चलो L2 डैश की वैल्यू क्या थी आपके पास, L2 डैश की वैल्यू थी L2 प्लस 2x माइनस L1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा। यहां से अगर देखें तो देखो L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 की वैल्यू तो आपके पास पहले से है, क्या है वो रही, देखो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू n लेमडा, तो L2 माइनस L1 की जगह तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया n लेमडा प्लस में 2x इज इक्वल टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा n लेमडा प्लस लेमडा, तो यहां से देखो n लेमडा से n लेमडा कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू आ गया आपके पास लेमडा, यानी x इज इक्वल टू आ गया लेमडा बाई 2।
टू, यानी मैं बी ट्यूब को कितना खिसकाऊं, कितना आगे की ओर खिसकाऊं जिससे मुझे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, λ/2 होनी चाहिए। अब यहां से हमें क्या क्या चीजें जो है वो पता चल सकती है क्विंस ट्यूब से। क्विंस ट्यूब से हम इंटरफेरेंस को शो कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि इंटरफेरेंस किस तरह से हो रहा है। ये जो एपरेटस है इसका यूज करके हम देख सकते हैं इंटरफेरेंस कैसा होता है। और सेकंड बात, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कितना होगा। जैसे आपके पास x की वैल्यू मिल गई λ/2 और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। तो अगर आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी कुछ गिवन हो इस एपरेटस के अंदर, जो साउंड सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, साउंड से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी अगर हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी को n एज्यूम कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम अगर n एज्यूम कर लें तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। कैसे, मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कितना हो जाएगा, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी n इंटू में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहां से देखूंगा तो किसके इक्वल है, 2x के। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो मेरे को मिल गया 2NAx। तो मैं इस एपरेटस का यूज करते हुए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी पता लगा सकता हूं अगर आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू, x कितना खिसका रहे हैं हम इस सेकंड वाली या b यूट्यूब को कितना खिसका रहे हैं वो यहाँ पर आ गया x। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो क्विंस ट्यूब के अंदर यही है कि आपको ये देखना है कि इनिशियल कंडीशन के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड है वो कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, डिटेक्टर पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें या मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, लैम्डा की। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो फर्स्ट इंटेंसिटी है या सेकंड मैक्सिमम इंटेंसिटी है या थर्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो हमने ये लेके चल लिया कि n मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो nth मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो मैं हमने लिख दिया कि जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। जब हम इस b को x डिस्टेंस तक खिसका रहे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम, कितनी डिस्टेंस तक मैं b यूट्यूब को खींचूं जिससे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस q पॉइंट पर प्रोड्यूस हो जाए। तो कितनी डिस्टेंस हमें खींचनी चाहिए उसके लिए हम लिख देते हैं कि अगर मैं इसे x डिस्टेंस तक खींच रहा हूं तो इसको अगर मैं, अब देखो ये जो यूट्यूब है वो इसके अंदर फंसी हुई है। अब मैं इस यूट्यूब को अगर बाहर निकालूंगा तो बाहर निकालने पर जितना हमने बाहर निकाला उतना ही लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई, उतनी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो ये जो टोटल लेंथ है जिसे हमने L2 डैश अज्यूम किया है वो L2 डैश हो कितनी जाएगी, वो L2 डैश हो जाएगी L2 प्लस 2x। आगे हमने सोल्व कर लिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई क्या, λ/2। अब इसके बेसिस पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड vs इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहां से हम अगर लैम्डा की वैल्यू रख दें तो vs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2NAx। यही आपके पास क्विंस ट्यूब का पूरा एपरेटस का यूज होता है साउंड वेव की वेलोसिटी पता लगाने के लिए या x की वैल्यू पता लगाने के लिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, आप तब तक इसे नोट कीजिए फिर हम आगे पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। नोट कीजिए इसे। चलिए दूसरा जो अपने पास एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो है अपने पास स्टेशनरी वेव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव
कब प्रोड्यूस होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास कोई भी दो वेव है और वो जो दो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम टाइम पीरियड हो, लेकिन अगर हम बात करें सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मूव कर रही हो, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मूव कर रही हो, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट होनी चाहिए मोशन की डायरेक्शन या प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जो है वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। कोई भी दो वेव दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, सेम टाइम पीरियड है और वो एक ही स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग ही मूव कर रही है, लेकिन उन दोनों की मोशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो मैं बोल सकता हूं कि वो जो दोनों वेव हैं वो दोनों जब इंपोज करेंगे एक दूसरे को तो वहां पर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने बोल दिया कि यहाँ पर एक कोई एंड है, यहाँ पर दूसरा कोई एंड है। अब आगे हम बात भी करेंगे कि दूसरा एंड जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनती कैसे है। तो हम कहेंगे कि यहां से जो है वो एक वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, यहां से एक वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि रिजिड एंड जब होता है तो किस तरीके से ये वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, और अगर यहाँ पर कोई रिंग टाइप के अंदर मैं बना दूं जिससे जो एंड है वो रिजिड ना रहे तो किस टाइप से इस वेव का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये रिजिड एंड हो तो पहले जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में एज्यूम करके चलता हूं, प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। ये जो वेव है वो है आपके पास इंसिडेंट वेव, ठीक है। अब अगर ये रिजिड एंड है यहाँ पर, अगर ये जो एंड है वो है आपके पास रिजिड एंड, तो रिजिड एंड से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो हमें पता है कि पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है रिफ्लेक्टेड वेव में। तो जो वेव यहाँ से बनेगी वो वेव जो है वो इस तरीके से बनते हुए आएगी, उसमें पाई फेज डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो आपके पास वेव है ये है रिफ्लेक्टेड वेव और इसके अंदर पाई फेज डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा अगर ये एंड जो है वो रिजिड एंड है तो। अब देखो ये जो शेप बनी, ये दोनों जो वेव जो है वो एक दूसरे को जब इंपोज कर रही हैं, एक दूसरे पर आ रही हैं, इंपोज कर रही हैं, तो जो वेव का शेप बन रहा है, जो वेव बनती है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। यानी ये अलग अलग सेगमेंट्स की टर्म में बनती है, ये सेगमेंट रहा, फिर ये सेगमेंट रहा, फिर ये सेगमेंट, दो कोई भी एंड है उनके बीच में कितने भी सेगमेंट जो है वो बन सकते हैं। तो ये जो वेव बनी ये से हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोनों वेव की, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, और अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड अगर सेम है, एम्पलीट्यूड अगर दोनों वेव्स का सेम है वो कंडीशन अलग से आ जाएगी। स्टेशनरी वेव को बनने के लिए सेम एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि स्टेशनरी वेव प्रॉपर बने, तो मैं बोल सकता हूं कि वेव एम्पलीट्यूड जो है दोनों वेव का वो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो मैं कहूंगा इसकी मीन पोजीशन जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। इस मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहे हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला, यहां पर यही मीडियम का पार्टिकल जब रिफ्लेक्टेड वेव आएगी तो यही मीडियम का जो पार्टिकल है
वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस वाली वेव के लिए कितना, मैं कोई भी एज्यूम कर लूं ए, इस वाली वेव के लिए कितना ए। तो कंप्लीट स्टेशनरी वेव, जब दोनों वेव, जब स्टेशनरी वेव के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मैं कहूं 2 टाइम्स हो जाएगा। जितना इसका इंसिडेंट वेव का है उसका 2 टाइम्स, या जितना इस रिफ्लेक्टेड वेव का है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर सेगमेंट की बात करें तो स्टेशनरी वेव जो है वो एनर्जी को फ्लो नहीं करती, यानी स्टेशनरी वेव की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी वेव डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। क्यों ट्रांसफर नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है, वो मीडियम का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, लेकिन यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है, यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है, क्या वो एसएचएम कर रहा है, क्या वो दोनों ही कंडीशन के अंदर रेस्ट पर है, वो एसएचएम नहीं कर रहा है। क्यों, सेगमेंट बन गए अलग अलग। अब नॉर्मल वेव के अंदर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव करता रहता है, जिससे वो एनर्जी का ट्रांसफर आगे वाले पार्टिकल को कर देता है, लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो इन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड रहती है। इस सेगमेंट की एनर्जी अगले सेगमेंट को नहीं मिलती, अगर इस सेगमेंट की एनर्जी अगले सेगमेंट को नहीं मिलती, तो जो एनर्जी है उस वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है। कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव जो है वो। अब अगर हम बात करें कि यहां पर एक सेगमेंट के अंदर जो भी पार्टिकल है, एक सेगमेंट के अंदर जो भी मीडियम के पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, उन सब पार्टिकल्स की जो फेज है वो फेज हमेशा सेम रहती है। एक कोई भी सेगमेंट है तो एक सेगमेंट के अंदर जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की फेज सेम रहती है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे सेगमेंट से, तो दूसरे सेगमेंट के अंदर जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं वो पहले सेगमेंट से पाई फेज डिफरेंस पर होते हैं। यानी पहले वाले जो सेगमेंट है इसके अंदर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो 5 फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा दूसरे सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट वाला पार्टिकल उसी टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो फेज डिफरेंस जो है, एक ही सेगमेंट के अंदर जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, जो मीडियम के पार्टिकल यहाँ पर एसएचएम कर रहे हैं, उनकी जो फेज है वो सेम रहती है। लेकिन यही फेज को कंपेयर करूं मैं सेकंड वाले सेगमेंट से या और कोई भी सेगमेंट से, तो इन दोनों की जो फेज है उनमें पाई का डिफरेंस रहता है, यानी 180 का डिफरेंस रहता है। तो इन दोनों के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इन दोनों सेगमेंट के अंदर पाई फेज डिफरेंस जो है वो रहता है। दोनों सेगमेंट की बात करें तो इन दोनों सेगमेंट के अंदर पाई फेज डिफरेंस जो है वो हमेशा रहेगा। कोई भी दो सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक ही सेगमेंट के पार्टिकल के अंदर फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, एनर्जी का ये ट्रांसफर नहीं करती। अब हम ये देखते हैं कि जब ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है और उस स्टेशनरी वेव की कॉमनली इक्वेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें इंसिडेंट वेव की, तो इंसिडेंट वेव की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट वेव के लिए हम कॉमन इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं बोलता हूं कि जो इंसिडेंट वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ये वाली है आपके पास, और इसका प्रोपेगेशन हो रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं लिखूंगा कि y1, इसका मैं इंसिडेंट वेव के लिए यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मैंने यहां पर लिख दी इक्वेशन इंसिडेंट वेव की। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड वेव की,
तो मैंने कहा रिफ्लेक्टेड वेव की जो है वो इक्वेशन दो चीजों पर डिपेंड एक चीज पर डिपेंड करेगी कि एंड जो है वो कैसा है। रिजिड एंड होगा तो पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर नॉर्मल एंड है जो इस वेव के साथ अप एंड डाउन मूव कर सकता है तो उस एंड से पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसके अपने पास दो टाइप की इक्वेशन बन जाती हैं। फर्स्ट टाइप की मैं बोल सकता हूं, रिफ्लेक्टेड वेव की अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट टाइप के अंदर, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिजिड एंड, टेक्स प्लेस फ्रॉम रिजिड एंड, अगर उसका रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो इक्वेशन y2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी आपके पास, a2 उसका एम्पलीट्यूड, अभी हम सेम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ठीक है, आगे हम सेम लेंगे, कंडीशन बनाएंगे, तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने डायरेक्शन जो है वो तो अपोजिट ले ली है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट लेने के साथ साथ कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, पाई फेज डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। तो ये बन गई आपके पास, अगर रिजिड एंड से वो रिफ्लेक्ट होती है तो अगर मैं बात करूं इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम नॉर्मल एंड, नॉर्मल एंड की मैं बात कर रहा हूं, यानी रिफ्लेक्शन के अंदर पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस ना होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, केवल डायरेक्शन अपोजिट हुई है, पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता नॉर्मल एंड से जब ये रिफ्लेक्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन हम स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं। तो मैं एक बार यहां से नॉर्मल एंड को ही आगे लेके चल रहा हूं, आगे हम कंपैरिजन करेंगे तो रिजिड एंड से भी हम लोग पढ़ लेंगे। पहले मैं जो सोल्व कर रहा हूं वो सोल्व कर रहा हूं नॉर्मल एंड से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ये वेव, तो हमें जो रिजल्टिंग वेव मिलेगी स्टेशनरी वेव उसका कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा और क्या उसकी कंडीशंस होगी, क्या उसकी इक्वेशंस होगी, क्या वो इक्वेशन वेव इक्वेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वो सारी चीजें देखें। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम नॉर्मल एंड a1 इज इक्वल टू a2, यानी एम्पलीट्यूड जो है दोनों वेव का वो कैसा है, सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर लगाऊं तो मैं कहूंगा रिजल्टिंग वेव की जो इक्वेशन है या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, लगा दो यहां पर, मैं लिखूंगा वाई आर इज इक्वल टू वाई वन की इक्वेशन आपके पास है, ये रही, लिख दिया मैंने। a1 a2 नहीं लिख रहा हूं, अब a1 a2 इक्वल है तो a1 a2 इक्वल होकर मैं इसी की जगह लिख रहा हूं a, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो कोई भी लिख सकते हैं हम, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया यहाँ पर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में से अपने पास कॉमन आ जाएगा a, अंदर बच गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये बच गया आपके पास कॉमन आने के बाद में। अब ये देखो इसको आगे सोल्व कैसे करें, तो ये मुझे कुछ कुछ याद दिला रही है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की। कैसे कि अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं a, ठीक है, और इसको एज्यूम कर लूं b,
ठीक है, तो कैसे बनेगा ये बन गया साइन ए प्लस साइन बी, और साइन ए प्लस साइन बी को मिलाकर मुझे ए की फंक्शन बनाना हो साइन की टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या फंक्शन बनेगा, मैं लिखता हूं कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, यही होता है क्या। चलो इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो वाई आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ए बाहर पड़ा रहेगा, इसकी जगह हम लोग लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी करूं, ए प्लस बी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट होकर ओमेगा टी, और ओमेगा टी कितना बच गया आपके पास 2 ओमेगा टी, अपॉन में 2 कितना बचेगा ओमेगा टी, ठीक है, कोस ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच जाएगा माइनस का के एक्स। यहां पर हम बात करें ए माइनस बी की, तो हमें ये जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर मैं ए माइनस बी करता हूं तो ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, के एक्स और के एक्स मिलकर कितने बने 2kx, 2kx अपॉन 2 कितना बनेगा कोस के एक्स। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी रिजल्टेंट वेव की या स्टेशनरी वेव की, वो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। अगर रिफ्लेक्शन जो है वो रिजिड एंड से लेकर चले, तो रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन लेने पर सेम इसी तरीके की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करें, तो जो आपको रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन मिलती है वो क्या मिल जाएगी 2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। अगर रिफ्लेक्शन जो है वो रिजिड एंड से हो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगी 2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। कब मिलेगी, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिजिड एंड। अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। अगर नॉर्मल एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है जो इसके साथ ही वेव के साथ ही मूव कर सकता है तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली नॉर्मल एंड से रिफ्लेक्शन के बाद में। तो ये अपने पास यहाँ पर स्टेशनरी वेव की इक्वेशन मिल गई दो टाइप से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाकर। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या वेव इक्वेशन को फॉलो करती है क्या या सेटिस्फाई करती है क्या, क्योंकि अगर ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तभी हम बोल सकते हैं कि ये वेव है, वरना तो हमें नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ तक पहले छापिए, उसके बाद में देखते हैं कि क्या ये फॉलो करती है वेव इक्वेशन को, सेटिस्फाई करती है वेव इक्वेशन को या सेटिस्फाई नहीं करती। अगर नहीं करती है तो कैसे करेगी, क्या इसके लिए हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी, एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम होगा, बस वो सारी वैल्यू जो है वो हमें देखेंगे। अभी आप यहां तक छापिए। चलिए इक्वेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये दोनों ही इक्वेशन जब हम देखते हैं स्टेशनरी वेव के लिए, दोनों ही इक्वेशन जो है वो हम देखते हैं 2a साइन ओमेगा टी कोस के एक्स, और जो अपने पास रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन वाली जो इक्वेशन है 2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। जब मैं ये दोनों ही इक्वेशन को देखता हूं तो दोनों ही इक्वेशन को देखने पर हमें लगता है कि ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है जिसके अंदर साइन और कोस दोनों ही आ रहे हैं। क्या ये वेव इक्वेशन जो होती है अपने पास उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोनों ही इक्वेशन है वो दोनों ही इक्वेशन जो अपने पास वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर
डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करती है। ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों की दोनों इक्वेशन वेव इक्वेशन जो अपने पास है, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो वेव की है या नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है वो ये दोनों ही सेटिस्फाई करती हैं, और सेटिस्फाई करती हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों ही वेव इक्वेशन है। अब वेव इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है? तो उसका जवाब हम देखेंगे कि अगर कोई भी वेव इक्वेशन जो है वो इस टाइप का फंक्शन हो ax प्लस माइनस ए bt, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। लेकिन ये जो अपने पास इक्वेशन है वो ax प्लस माइनस बीटी की तरह नहीं है, और ax प्लस माइनस बीटी की तरह नहीं है, इसका मतलब ये जो स्टेशनरी वेव है, ये जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस हैं वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती। यानी स्टेशनरी वेव आर not progressive wave, not progressive wave। जो स्टेशनरी वेव है वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन इस तरीके की होनी चाहिए ax प्लस माइनस bt की तरह, जबकि ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके की नहीं है। इसमें ओमेगा t वाली टर्म अलग आ रही है, x वाली टर्म अलग आ रही है, दोनों का ऐड नहीं हो रहा, या दोनों जो है वो एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन नहीं है। तो स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती हैं। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों वेव के अंदर ये जो दो स्टेशनरी वेव की अपने पास इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें यहाँ पर, तो मैं इस पूरे को इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। दो पार्ट्स हम कौन कौन से बोलेंगे? हम एक तो बोल देंगे कि अगर वेव जो है वो नॉर्मल एंड या ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, और जब वेव जो है वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा। तो हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखता हूं कि इफ वेव is reflected from open end बोल दो या नॉर्मल एंड बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। और दूसरा मैं कर लेता हूं कि इफ वेव reflected from rigid end, यानी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया कि अगर वेव का रिफ्लेक्शन जो है वो ओपन एंड से हो रहा हो तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, और अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा। तो अगर ओपन एंड की हम बात करें तो ओपन एंड के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव की, वो इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस kx। अगर रिजिड एंड की इक्वेशन की बात करें तो अपने पास इक्वेशन आई थी वाई आर इज इक्वल टू 2a, इसके अंदर जो है साइन ओमेगा टी जिसके साथ है इसमें वो इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, यानी ये बनेगा कोस ओमेगा टी साइन kx, बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा। इसके अंदर ओमेगा टी जो है वो साइन के साथ है तो उसमें ओमेगा टी कोस के साथ होगा। इसी तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात करें तो अपने पास नॉर्मल इक्वेशन होती है जी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx या माइनस kx, कुछ इस टाइप की। तो हम बोलते हैं कि साइन की टर्म के मल्टीप्लाई में जो आता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो हमें ये देखना है कि साइन के मल्टीप्लाई में कितना है।
अगर हम दूसरी कोई वेव की इक्वेशन लिखे, मैं बोल देता हूं ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो मैं लिखूंगा कि कोस वाली जो टर्म है उसके मल्टीप्लाई में जो है वो क्या बन जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो इसी कंपैरिजन का यूज करके आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब अगर के एक्स नहीं है, केवल ओमेगा टी है, ये लो ओमेगा टी है केवल और केवल, ये लो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि कोस वाली टर्म जिसके साथ ओमेगा टी है, साइन वाली टर्म जिसके साथ ओमेगा टी है, उसका मल्टीप्लायर जो है वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर हमें यही कंपैरिजन करना है। यहाँ का अगर हम यही कंपैरिजन करें तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर बनाकर लिख लेता हूं। मैं क्या लिख लूं इस इक्वेशन को, मैं लिख लेता हूं वाई आर इज इक्वल टू 2a कोस ax को इधर ले आए, साइन ओमेगा टी को उधर ले गए, ठीक है। तो ओमेगा टी वाली टर्म के मल्टीप्लाई में जो है, ओमेगा टी वाली साइन के मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो जो आपके पास स्टेशनरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, 2a cos kx, ये बन गया आपके पास स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। कब बना, जब वो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होगी तब। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसको भी वैसे ही सुंदर बना लो, वाई आर इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी के साथ कोस, तो इस पूरे के मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो बना दो इसको एम्पलीट्यूड, मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। ये एम्पलीट्यूड बन गया स्टेशनरी वेव का कब, जब वेव जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो। अब हम बात करें कि भाई एम्पलीट्यूड तो आ गया, लेकिन एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो वो सारी चीजें अगर हम देखनी हो तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के अंदर ये जो 2 है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई माइका लाल है क्या जो इसे चेंज कर दे, नहीं। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है एक वेव का, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो वो उसके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होने से रहा, तो चेंज क्या हो सकता है जी जनाब, ये चेंज हो सकता है कोस के एक्स। जब कोस के एक्स जो है इस ये मैक्सिमम होगा तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मिनिमम होगा तो ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी वेव का, ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम और मिनिमम होना केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, कोस के एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे अगर इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो केवल कोस के एक्स को उठा के ले चलते हैं। जब ये मैक्सिमम तो ये वाला भी मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये वाला भी मिनिमम होगा। तो हमें पता है कि कोस के एक्स के लिए अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो कोस के एक्स जो है आपके पास कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो क्या -1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती क्या, हम बोलते हैं माइनस आ गया, इसका मतलब तो वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम के अंदर क्यों लिख रहे हो, तो बेटा जी यहाँ पर माइनस जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी मैं किसी भी वेव के लिए ऐसे लिखूं कि ये आपके पास कोई एक वेव है, ठीक है, जो +1 है वो कब होगी, जब आपका साइन वाला कर्व इस सिचुएशन के अंदर होता है तो +1, जब साइन वाला कर्व इस सिचुएशन के अंदर होता है तो -1। तो माइनस कब, जब डायरेक्शन जो है वो -y की तरफ है, +y की तरफ है तो +1। लेकिन हम एम्पलीट्यूड को लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड को क्या लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये है और यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम वाला उसकी वैल्यू तो उतनी ही है,
मैक्सिमम ही है वो वैल्यू। केवल डायरेक्शन का इफेक्ट है कि एक डायरेक्शन जो है वो तो प्लस वाई है और दूसरी डायरेक्शन माइनस वाई है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन जो है वो पहले से डिफाइन कर रखी है कि वेव का जो हाफ पार्ट है वो पॉजिटिव है, वेव का सेकेंड हाफ पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो cos kx की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +1 ऊपर की तरफ, -1 नीचे की तरफ। तो cos kx की +-1 वैल्यू, तो हम बोलेंगे kx की वैल्यू कितनी होगी भाई, kx की वैल्यू की अगर बात करें तो cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब वैल्यू होती है 0, या फिर आगे कब होगी, जब वैल्यू होगी पाई, आगे कब 2 पाई, आगे कब 3 पाई, एंड सोन आगे की ओर चलता जाएगा। अब अगर हम बात करें इसको एक साथ ही लिखना चाहें तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूं n पाई, और n की जो वैल्यूज हैं, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सोन। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई आती जाएगी। अब kx की वैल्यू ये आ गई, तो मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू भी बता दो कितनी आएगी। तो k जो है, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों से पता करता हूं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर वो हम सब के लिए लिख देंगे। तो मैं लिखूंगा kx इक्वल टू 0। तो kx इक्वल टू 0 है, k की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा x इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, x 0 आ गया भाई, x 0 आ गया जब kx 0 है। अब मैं kx को लिख देता हूं पाई के इक्वल लिख देता हूं, यहां पर पाई के इक्वल लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, लैम्डा बाई 2। तो मैं यहां पर लिख दूंगा लैम्डा बाई 2। अब हम लिख देते हैं kx इज इक्वल टू 2 पाई, रख दो यहाँ पर 2 पाई लिख दिया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, लैम्डा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लैम्डा। अब आगे बताओ क्या टर्म आएगी, 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही आगे की ओर चलता जाएगा। इसके लिए भी अगर हमें एक कॉमन बात लिखना चाहें तो एक कॉमन बात जो है इसके लिए वो हम क्या लिखेंगे, अगर एक कॉमन बात हमें यहाँ पर लिखनी हो x इज इक्वल टू ये, तो क्या कॉमन बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या मैं n लेमडा बाई 2 रखूं क्या, अगर n लेमडा बाई 2 रखूंगा तो 0 कहां से आएगा मेरे पास। तो मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 2n-1 लेमडा बाई 2। अगर मैं ये रखता हूं n की वैल्यू 0 करूं तो n की वैल्यू 0 करने पर माइनस लेमडा बाई 2 आना चाहिए, जबकि हमें कितना चाहिए, प्लस लेमडा बाई 2। तो मैं कितना लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं, देखो सिंपल सी बात है इसको समझते हुए कि n 0 रखने पर 0 आना चाहिए, n 1 रखने पर लेमडा बाई 2 आना चाहिए, n 1 2 रखने पर लेमडा आना चाहिए। तो क्या लिखूं मैं लिख देता हूं इसे n लेमडा बाई 2। अब रखो देखिए, n की वैल्यू 0 रखूंगा, n की वैल्यू 0 रख दी, कितना आ गया 0। n की वैल्यू 1 रखेंगे कितना आएगा, 1 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा बाई 2। 2 रखो, 2 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, लैम्डा आ गया। तो इसको हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा बाई 2। अब ये चीजें जो है वो हो गई आपके पास मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos kx की, +1। तो जब मैक्सिमम वैल्यू है तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो मैं कहूंगा कि स्टेशनरी वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होगा, cos kx की वैल्यू रख दो 1, तो कितना हो गया 2a। तो को जो एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी वेव का वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास 2a। अब अगर इसके अंदर हम बात करें इधर, तो अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा, तो मैं कहूंगा वही बात यहाँ पर, जब साइन के एक्स मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। जब साइन के एक्स जो है वो नेगेटिव वो मिनिमम होगा तो जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि साइन के एक्स जो है वो मैक्सिमम कितना होता है, कितना हो जाएगा साइन के एक्स मैक्सिमम, हम बोलेंगे कि साइन के एक्स जो है
वो मैक्सिमम होता है प्लस -1 भी लगा दिया यहाँ पर, वही चीज है जो यहाँ पर, केवल डायरेक्शन के बेसिस पर। तो इसे हमें ज्यादा गौर करने वाली बात नहीं है। साइन के एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव वन वैल्यू जो होती है उसके लिए साइन जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन के एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं मैक्सिमम होगा। तो साइन के एक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होगा तो मैं बोलूंगा कि भाई के एक्स की वैल्यू कितनी, तो के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, के एक्स जो है वो 1, तो मैं लिखूंगा कि 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, π/2 पर। आगे कितना हो जाएगा, कितना डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होता है पाई का, तो π/2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 3π/2, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 5π/2। ऐसे ही हैंड्स ऑन चलता रहेगा। अब अगर मुझे रखना हो यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू बना के बताओ क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, कि n की वैल्यू जो है वो शुरुआत के अंदर क्या आनी चाहिए, π/2 आनी चाहिए, फिर क्या आनी चाहिए, 3π/2 आनी चाहिए। तो n की वैल्यू, एन एक कॉमन फॉर्मूला जो है वो हम क्या लिखें, तो मैं कॉमन फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखूं, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि उसकी तरह जैसे हमने n पाई लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं n + 1 π/2 मैंने रख दिया। ठीक है, देखो n की वैल्यू मैं रखूंगा 1, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2π/2, 2π/2 यानी कितना बन गया, पाई। ये क्या ये सही हो सकता है क्या, नहीं है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं n - 1 π/2, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो कितना बन गया, 0 बन गया। बोले ये भी सही नहीं है सर। अब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और ऐड कर देता हूं, n की वैल्यू रखो 1, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 - 1 कितना आ गया आपके पास, 1, 1/2 π/2 बन गया। चलो ये तो सही बैठ गया। n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 2 × 2 कितना बन गया, 4, 4 - 1 2, 3/2 बन गया, 3/2। सेकंड भी सही बैठ गया। चलो सही हो ना हो थर्ड चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू रख लेते हैं 3, n की वैल्यू 3 रखूं तो 3 × 2 6, 6 - 1 5, 5/2 बन गया। यानी ये जो अपने पास कॉमन हमने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जब kx की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे ही एंड सो ऑन 2n - 1 π/2 होगी, तो जो साइन kx है वो मैक्सिमम होगा। अब kx की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू क्या लिखूंगा, n की वैल्यू स्टार्ट करूंगा 1 से, 1 2 3 4 5 6। वहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू देखें कि x कितना होगा, तो हमें पता है कि शुरुआत के अंदर kx = है π/2, रख दो यहाँ पर k की जगह मैंने लिख दिया 2π/λ, x = π/2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, x = कितना आ गया, λ/4, यानी फर्स्ट आ जाएगा आपके पास λ/4। सेकंड हम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर π/2 की जगह लिख देता हूँ 3π/2, लिख दिया हमने 3π/2, 3π/2, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो x = कितना आ जाएगा, 3λ/4। तो सेकंड हमने लिख दिया 3λ/4, अगला क्या आएगा, 5λ/4, यही आएगा क्या, 5π/2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 5λ/4, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इसके अंदर अगर हम कॉमन चीज लिखने चाहें तो कॉमन चीज क्या लिखेंगे, देखो λ/4 आना चाहिए। तो मैं इसका कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, इसके कंपैरिजन से हम ऐसे ही एक बार चेक करते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि भाई मैं लिख सकता हूं 2n - 1 λ/4, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखी, 2 - 1 कितना आ गया, λ/4, करेक्ट बोल गया। चलो n की वैल्यू 2 रख के और देख लेते हैं, 2 × 2 4, 4 - 1 3, 3λ/4, ये भी करेक्ट आ गया। 3 रखे तो 3 × 2 6, 6 - 1 5, 5λ/4, ये भी करेक्ट है आ गया। यानी जो कॉमन अपने पास है वो कॉमन मैं लिख सकता हूँ 2n - 1 λ/4।
अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है इस कंडीशन के अंदर वो होगी कितनी, तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें कि कितनी होगी, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन के एक्स 1 हो जाएगा, और अगर साइन के एक्स 1 हो गया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ कितना जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास 2a। तो चाहे रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो वेव या फिर ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना आता है, 2a आता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मिनिमम के केस की कि मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमें पता है कि इसमें cos kx की वैल्यू मिनिमम होगी तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, और cos kx की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि प्लस माइनस 1 तो हमने इंक्लूड कर लिया मैक्सिमम के अंदर, तो कितना आया, 0। तो cos kx जब 0 होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, तो cos kx 0 है, इसका मतलब kx कितना, तो मैं लिखूंगा kx कितना होगा भी, cos 0 कब होता है, इनिशियल हमें पता है कि cos 90 जो है या π/2 जो है वो कितना होता है, 0, तो π/2 आगे 0 कब होता है, π/2 प्लस पाई, यानी कितना आ जाएगा, 3π/2, आगे प्लस पाई, वापिस से 5π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब ये देखो वहां से यहां पर देखो, ये कंडीशन जो है वो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें जो मैक्सिमम है वो कंडीशन इसमें मिनिमम वाली आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंड सोन इसे आगे लिखना चाहूं तो आगे मैं n की टर्म के अंदर क्या लिख सकता हूं, 2n - 1/2π, ठीक दिया है। अब kx की वैल्यू है ये, तो x की वैल्यू अगर देखना चाहूं तो वही अगर हम यहां पर कंपेयर करेंगे k के साथ, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, λ/4, अगली वैल्यू क्या आएगी, 3λ/4, अगली वैल्यू क्या आएगी, 5λ/4 एंड सोन आगे चलता जाएगा। क्या लिखूंगा इसे, 2n - 1λ/4, ये आपके पास आ गई वैल्यू लैम्डा की। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड मिनिमम हो कितना जाएगा, तो स्टेशनरी वेव के लिए मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, जब cos kx 0 होगा, cos kx को 0 कर दो, cos kx को 0 करते ही जो साथ वाले हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो अपने पास जो एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी आई, 0। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की कि इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और किस कंडीशन में होगी, तो वही चीज यहाँ पर कि भाई मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो जब भी होगी जब साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, और साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी, तो मैं लिखूंगा 0, तो साइन के एक्स 0 होगा क्योंकि प्लस माइनस वाली कंडीशन तो हमने प्रीवियस में यूज कर ली, तो साइन के एक्स को 0 के इक्वल करना, साइन के एक्स 0 यानी के एक्स कितना, तो मैं लिखूंगा कि के एक्स इनिशियल कंडीशन तो हमें पता है कितनी, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, आगे वाले क्या पाई जो है वो ऐड करते जाओ, 0, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, उधर भी देखते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 पाई, आगे वाला 2 पाई, फिर 3 पाई, चलता जाएगा, लास्ट में n की टर्म के अंदर क्या लिखूंगा, n पाई, जहां पर n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जब kx की वैल्यू 0 पाई, 3 पाई, 2 पाई है तो x की वैल्यू कितनी, तो मैं लिखूंगा x की वैल्यू, वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगी, 0, फिर क्या आएगी λ/2, फिर क्या आएगी लैम्डा, फिर कितनी आएगी 3λ/2, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। n की टर्म के अंदर लिखूं तो मैं लिखूंगा n λ/2 और n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे की। और तो यहाँ पर देखो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ओपन एंड के अंदर जो मैक्सिमम की कंडीशन है, रिजिड एंड के अंदर वो मिनिमम की कंडीशन है। ओपन एंड के अंदर जो मिनिमम की कंडीशन है वो रिजिड एंड के अंदर मैक्सिमम की कंडीशन है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने का मतलब मैक्सिमम मिनिमम,
मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से। अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड की, स्टेशनरी वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू वो कितनी जाएगी, तो मैं साइन के एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, साइन के एक्स की वैल्यू 0 रखते ही ये वैल्यू कितनी बन गई, 0। यानी जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना आ जाएगा स्टेशनरी वेव के लिए, 0। तो यहां पर देखो ध्यान से कि आपके पास ये जो भी वैल्यूज हैं उनके अंदर ध्यान से देखो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की वो उतनी ही है दोनों कंडीशन के अंदर, चाहे ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो चाहे रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की है वो उतनी ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो चेंज क्या हो रही है, चेंज कंडीशंस हो रही है कि मैक्सिमम इस ओपन एंड से जब रिफ्लेक्ट होती है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने की कंडीशन क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड होने की कंडीशन क्या है, और जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो जो वहां पर मैक्सिमम की कंडीशन थी वो यहां पर मिनिमम की, और जो वहां पर मिनिमम की है वो यहां पर किसकी बन जाएगी, मैक्सिमम की कंडीशन बन जाएगी। तो ये कंडीशंस जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए छापिए, आगे चलते हैं फिर।